Hi, in our last video, we have learned business environment, categories of business environment, feature, importances, and dimension and its component. Now in this video, we will be learning economic environment in India. हमने जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पढ़ा था क्या क्या रिलेट करता है, रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, जीडीपी जीएनपी कितना है हमारा, बीओटी बीओपी कितना है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रिलेट करती हैं. ओके, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. कुछ ऐसे इम्पैक्ट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. क्या क्या फैक्टर्स थे? लाइक स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. इन सब की चीज़ों से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो गया इन्वायरमेंट का. ओके, अब जो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था ये इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पर बहुत लो था. ट्रिमेंडस चेंज आया कब से? जब से इंडिपेंडेंस से आज तक के में. तो जो पहले था उसमें क्या क्या फीचर्स थे जिस टाइम सिंस इंडिपेंडेंस था? डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट करा जाता था. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वॉज ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट इज लैक ऑफ गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम. ज़्यादा अच्छे हेल्थ सिस्टम नहीं थे. वाइड स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीजेज़, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज़ थी. यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन. 85% ऑफ पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन विलेजेस. ये टर्म्स थे जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. इसके लिए जैसे इंडिपेंडेंस हुए उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाए. इन प्लान्स और पॉलिसीज़ के मेन फीचर्स क्या थे? वो ये थे. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो न्यू डेवलपमेंट प्लान्स आए उनके थे? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ की उसको हटाना. ओके, सेल्फ रिलायंस, लोग सेल्फ प्रमोटेड हो, मोटिवेटेड हो, वो किसी पर डिपेंड ना हो. अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न, जिससे कि सोशलिस्टिक पैटर्न, कैपिटलिस्टिक नहीं, वो एग्रीकल्चर को ही ना प्रमोट करे हमेशा, वो इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे. अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम एंड रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, जो भी इम्बैलेंसेस हो रहे इनको रिड्यूस करें. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्लान्स. इसके बाद आया हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. अब जब हमारे न्यू डेवलपमेंट प्लान्स बने तो उसके बाद कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको चेंज करे. जितनी भी जो क्या कहते हैं उसे, उसके टाइम पे जो दिक्कत थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो सारी प्रॉब्लम्स हटी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे? डी लाइसेंसिंग. ओनली 6 इंडस्ट्रीज़ वर कैप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम्स. 6 इंडस्ट्रीज़ को ही लाइसेंसिंग स्कीम दी हुई थी और सब फ्री थी. एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो कम हो गया था और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करा जा रहा था. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर्स के जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर्स ने ले लिए. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत हुआ. फिर आया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी. लिबरलाइजेशन, द लिमिट ऑफ फॉरेन इक्विटी, जो फॉरेन इन्वेस्टर और एनआरआई थे वो इन्वेस्ट करने लगे अब इंडियन कंपनीज़ में. लिबरलाइजेशन इन टेक्निकल एरिया, जो हमारी इंडियन कंपनीज़ थी वो साइन करने लगी टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन कंपनीज़ के साथ. एंड नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करे जा रहे थे. जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई तो मेजर चेंजेस और इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1991 आर. जो एलिमेंट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वो क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG. मेजर एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन था एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस.
एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। 1991 से पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज पर जितने भी लाइसेंस कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगते थे उनको हटाया जाए। इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे तरीक़ों से वो लिबरलाइज हुई। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, सिर्फ कुछ कंपनीज में लाइसेंस लगा और सब में हट गया। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए थे। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, दे कैन फिक्स देयर प्राइसेस ओन। लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो भी बर्डन होता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में डिले होते रहते थे काम, वो सारे लिबरलाइज्ड हो गए। ठीक है। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब लिबरलाइजेशन में हुआ। बहुत ईजी बना दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, गुड्स और प्राइसेस गुड्स सर्विसेज को मूव करना, उनके फिक्स प्राइसेस रखना। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ public sector by disinvestment of public sector and dilution of the stake of the government। प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना और जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसे कम कर देना बाय डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जो ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कर देना जिससे कि प्राइवेट सेक्टर्स का रोल ज़्यादा ग्रेटर हो इन अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बाय इम्पोर्टिंग लिबरलाइजेशन, abolition of export duty, reduction of import duty, फेरा was replaced by फेमा। ग्लोबलाइजेशन ये नहीं कि इंडिया सिर्फ अपने अंदर काम कर सकती है, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अब वो इंटीग्रेट होकर सबके साथ काम कर सकती है। उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फेरा जो है वो फेमा से जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारा, हम उसे पहले रेगुलेट ही करते थे बस, मगर अब हम उसे मैनेज करते हैं। जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी थी उन्हें हटा दी गई। टैरिफ जितना भी जितनी भी टैरिफ थी उसे हटा दी गई। लिबरलाइजेशन को हमने अडॉप्ट करा, मतलब जो इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन मतलब हमने लाइसेंसिंग वगैरह ये सब हटा दी गई। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत इंट्रैक्शन हुआ और इंटरडिपेंडेंस हुआ इकोनॉमी में। दैट इज़ मेजर एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। नेक्स्ट इज ये जो जितना भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी और ऑन द बिजनेस। ठीक है। अब लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, तो इससे बहुत अच्छी चीज़ें हुई लाइक इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। पहले जो था कि सिर्फ लाइसेंसिंग थी, एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स नहीं थी, कंपटीशन इतना हाई नहीं था। पर अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इंडियन हैज़ टू फेस ऑल राउंड कंपटीशन। अब वो सिर्फ अपनी इंटरनल मार्केट से नहीं, एमएनसीज से भी कंपटीशन करते हैं, तो इंक्रीज कंपटीशन। नेक्स्ट इज नेसेसिटी फॉर चेंज। In a regulated environment of pre-1990 era, the firms would have relatively stable policies and practice। पहले जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस बना दी गई वो स्टेबल मतलब रिजिड कि हाँ ये ही पॉलिसीज़ हैं, ये ही तुम्हें अडॉप्ट करनी है। पर नहीं, अब जैसे जैसे चेंज होता है इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो नेसेसिटी फॉर चेंज, हैव टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज़ एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन। पहले जो हमारी मार्केट, जो हमारे बिजनेसमैन थे, वो उनके दिमाग में बस एक ही कॉन्सेप्ट रहता था, सेलिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज़ प्रोड्यूस एंड गो टू द मार्केट, उसे बेचो। मगर अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि पहले प्लानिंग करो, फिर प्रोड्यूस करो, फिर नीड्स एंड वांट को कंप्लीट करो, तो मार्केट ओरिएंटेशन। एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। जो इंडियन बिजनेसमैन है वॉज फेसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन and the new trade policies made the external trade very liberal. As a result, to earn more foreign exchange, many Indian companies joined the export business and get lot of success in that. ये था। अब जैसे इंडियन कंपनीज, इंडियन बिजनेसमैन के लिए ग्लोबलाइजेशन हो गया, जितने भी लाइसेंस थे वो सारे हट गए। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आने लगा, इंडियन कंपनीज जो हैं वो एक्सपोर्ट बिजनेस ज्वाइन करने लगी, जिसकी वजह से बहुत अच्छी सक्सेस मिलने लगी। तो जो एक्सपोर्ट हुआ वो मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट।
जो इंक्रीजिंग कंपटीशन, अब जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, फोर्सेस द फर्म टू डेवलप वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। न्यू टेक्नोलॉजी, अब जो कंपटीशन बढ़ा था तो उसका मतलब ये था कि आपको सर्वाइव करना है इकोनॉमी में, बिजनेस को सर्वाइव करवाना है एक मार्केट में। वो कैसे पॉसिबल होता है? जब टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो, आउटडेटेड ना हो। तो जब इम्प्रूव्ड मशीन्स आएंगी, प्रोसीजर्स आएंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छे होंगे, तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जब इकोनॉमिक हमें बदलना है तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बदलना पड़ेगा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर, हमें एक इंटरनल मार्केट में काम करना पड़ता था, तो हमारे पास जितने पीपल है हम उनसे काम करवा लेते थे। मगर अब हमें क्या है कि अब हमें पूरी इकनॉमी से काम करना है, तो हमें बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, जिसमें कंपटीशन की भावना बहुत हो, स्किल्स ज़्यादा हों। ठीक है, तो वो क्या है? नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बजटरी टू द पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले जो था, पब्लिक सेक्टर अगर लॉस में जाता था वो सारा बिल गवर्नमेंट पे फाड़ देता था कि आप अपने फंड्स निकालिए, बजट निकालिए और उसमें से हेल्प करिए। मगर अब पब्लिक सेक्टर अगर लॉस में जा रहा है तो उन्हें खुद सर्वाइव भी करना होता है, ग्रो भी करना होता है अपने ही रिसोर्सेज से जो उनके पास हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट उन्हें फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इफ़ेक्ट डाला लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने हमारी इकनॉमी पे। दिस कंप्लीट्स आर बिजनेस एनवायरनमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन रिवाइज दिस मच। थैंक यू।